आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये द हिंदू का बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है दोस्तों, और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे लोग चुन के आए हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और इस बार की जो लोकसभा है दोस्तों, 2019 में जो इलेक्शन हुए, सबसे ज्यादा 2019 के इलेक्शंस में चुन के आए हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, आज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, आधे से ज्यादा लोगों पे क्रिमिनल चार्जेस है। जो रिप्रेजेंटेटिव है, इनको हमने चुन के भेजा है। तो आप बताइए, ऐसे लोग क्या हमारा भला कर पाएंगे? तभी तो देश की हालत जो है, भारत को अब तक बहुत अच्छे से बहुत तेजी से डेवलप करना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। देखिए, आपने विकास दुबे का एक एग्जाम्पल देखा। विकास दुबे जो है, उसको पॉलिटिकल बैकिंग थी। डेफिनेटली उसके जो रिलेशंस हैं पुलिस वालों से, जो आला अधिकारी हैं, उनसे भी रहे होंगे। 110% ऐसा ही हुआ होगा। वरना दोस्तों, कोई भी अपराधी समाज में पनप सकता ही नहीं है। ठीक है, जब तक उसको बैकिंग नहीं। सिर्फ एक दो दिन का काम है, एक दो दिन में ही पकड़ के गिरफ्तार करो। कुछ भी किया उसने, अगर अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। 2001 में उसने थाने में घुस के जब संतोष शुक्ला को मारा, जो बीजेपी का विधायक था, तो 25 पुलिस वाले गवाह थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। बैकिंग थी ना उसको पॉलिटिकल, और जैसे जैसे उसका दबदबा बढ़ता गया, और ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट उसको मिलता गया। पंचायत में भी उसका दबदबा था, पंचायत में भी उसकी बीवी चुन के आई थी। तो आप समझ सकते हैं ना कि पॉलिटिक्स में ये जो अपराधीकरण है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अब वक्त आ गया है कि हमको इसको रोकना पड़ेगा। अब इसको कौन रोक सकता है? सिर्फ और सिर्फ हम। देखिए, अगर हम पावर की बात करें तो भारत में क्या है? भारत में एक है हमारी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। अच्छी बात यह है कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंस है, इसीलिए ही हमारी डेमोक्रेसी बनी हुई है। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कभी कभी साथ में मिलकर काम करते हैं। साथ में मिलकर काम करना तो खैर उनका है ही, काम ही है। ठीक है, तो अगर जुडिशरी नहीं होती ना, अगर हमारे कोर्ट्स ना होते, तो डेमोक्रेसी भी नहीं होती। ठीक है, ये तो कोर्ट है कि डेमोक्रेसी बची हुई है। तो कोर्ट का ऑर्डर था कि अब ये सब बंद करो। 2018 में जस्टिस नरीमन ने ये ऑर्डर दिया, रोहिंटन नरीमन ने ऑर्डर दिया, मतलब ऑर्डर पास किया। ये बकायदा एक पिटिशन आई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही फाइल की जाती है। एम लक्ष्मीकांत पे पूरा डिटेल्ड चैप्टर है, पढ़िएगा। तो वहां पे एक पिटिशन आई थी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस पिटिशन को फाइल किया था। ठीक है, और उसके बाद फिर 4 पेज का जजमेंट आया, जिसमें यह था कि अब यह पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन बंद होगा। अब अगर कोई भी चुनाव लड़ रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी उसकी पूरी जानकारी पब्लिक को देंगी। ठीक है, और अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो ये भी बताएंगी कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को क्यों चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं और एक क्रिमिनल को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। हम देखेंगे दोस्तों, इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। UPSC के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करिए, और वहां से आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी ID। दोस्तों, सबसे पहले तो कोर्ट का ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, कोर्ट के ऑर्डर पे अभी बिहार इलेक्शन होने वाले हैं, और कोर्ट के ऑर्डर पे सब हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2019 में जो आया था, और अब उसको बिहार इलेक्शन में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अपराधियों को क्यों चुनाव लड़वाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, तो आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके उसने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया, और ऑर्डर पास किया कि अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंडेटरी है, ये जरूरी है कि अपनी वेबसाइट पे जो इलेक्शन लड़ रहा है ना, उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दें। कितने उसके पास, कितने उसके ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केस हैं। ठीक है ना, जो भी चार्जेस हैं, कुछ भी, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे रेप का हो, केस नंबर क्या है उसका, कौन से कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, कौन से क्राइम में वो लिप्त है, वो सब अब पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ेगा। और बताना नहीं पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है। ठीक है,
उनको टिकट क्यों दिया जा रहा है? अक्सर टिकट पॉलिटिकल पार्टी इसलिए देती है क्योंकि उस रीजन में उस इंसान का दबदबा होता है, और डर के मारे कह लीजिए, या कई बार क्या होता है कि ये बड़े चालाक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये गांव का थोड़ा बहुत भला भी कर देते हैं, उससे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, या जहां पे भी जिस एरिया में भी चुनाव लड़ा जा रहा है, इनकी थोड़ी रॉबिनहुड टाइप की इमेज होती है। नहीं तो लोग डर के मारे वोट दे देते हैं, नहीं तो दोस्तों ये लोग ब्राइब करते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह शराब बांट देते हैं, पैसे बांट देते हैं। ठीक है, तो इससे भी, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे लोग वोट नहीं देते। बहुत सारे लोग वोट नहीं देंगे तो इसका, इसीलिए जब भी इलेक्शन आता है ये कैंपेन चलाई जाती है कि अपना वोट जरूर दें। ठीक है, वोट जरूर इसलिए दें क्योंकि मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 में से 30 ने वोट नहीं दिए। ठीक है, और 20 जो लोग हैं, 30 वाले बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि चेंज आए, लेकिन 20 वाले चाह रहे हैं, 20 वाले उसी क्रिमिनल को जो चुनाव लड़ रहा है उसको फेवर कर रहे हैं। तो आप सोचिए कौन जीतेगा? अगर आप वोट नहीं दे रहे तो पता है क्या होगा, आपके वोट ना देने से कोई गलत इंसान जीत सकता है। तो इसीलिए वोट हर किसी को देना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और जो कैंडिडेट है उसके बारे में भी पता करें। अब तो खैर कोर्ट ने कह ही दिया है, तो यहां पे सिर्फ जीतने के लिए आप किसी भी अपराधी को चुनाव नहीं लड़वा सकते, ये कोर्ट ने बकायदा बोला है। तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ना ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपको यह समझाना भी पड़ेगा पब्लिक को क्योंकि आपने उसको टिकट दिया, जब उसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं। और ये सब 48 घंटे के अंदर होगा। 48 घंटे के नॉमिनेशन फाइल जैसे ही किया, उसके 48 घंटे के पहले आपको सब कुछ ये बताना होगा। ठीक है, विद इन 48 आवर्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट आपको बताना होगा कि उसके ऊपर कौन से क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये बकायदा सोशल मीडिया पे, अपनी वेबसाइट पे, एक नेशनल न्यूज़पेपर और एक लोकल न्यूज़पेपर में छापना होगा। पूरा कच्चा छिट्टा खोलो। ठीक है, और 72 घंटे के अंदर अंदर आपको बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी देनी होगी। ठीक है ना? और अगर पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कर पाई तो समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आएगा, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। सजा क्या होगी ये अभी तो इतना इसको हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज तो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जब नोटिस आता है ना, अच्छे अच्छे नप जाते हैं। आप पुलिस के बारे में बोल सकते हैं, आप कोई और इंस्टीट्यूशंस के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बोल सकते हैं, आप प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल सकते हैं, आप विपक्ष के नेता के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, सबके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट के बारे में आप नहीं बोल सकते। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ जाता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज बाध्य हैं कि उनको इस ऑर्डर के साथ जाना पड़ेगा। हालांकि अभी देखना पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं। देखिए 2002 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की शुरुआत 1990 से हो गई थी और ये भी बिहार से ही हुई थी। बिहार का इतिहास जो है ना, 1980 में दोस्तों मजाक होता था, इलेक्शन नहीं होते थे पहले। हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब से टीएन सेशन बने इलेक्शन कमिश्नर, टीएन सेशन की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आप देखिएगा, एक छोटी सी किताब है उसका मैंने रिव्यू किया है। टीएन सेशन एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे नेता डर के मारे कांपने लगते थे। ठीक है ना, ऐसे थे टीएन सेशन, इतने जबरदस्त वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके, आज जो देख रहे हैं ना कि आपके जो आईडी कार्ड होते हैं, ठीक है, जो आपका वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें आपकी बकायदा फोटो है और सब कुछ, ये सब पहले नहीं था। पहले सब कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो पहले ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो लेके आए हैं ना, कि बकायदा ईवीएम, और अब तो जब आप वोट देते हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट की जानकारी भी होती है, ये सब पहले नहीं था। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं ये बकायदा, 2009 तक चले और अभी भी चल ही रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ रिफॉर्म इलेक्शन कमीशन लाती ही रहती है। तो इससे पहले भी बहुत बार ऑर्डर आए हैं, लेकिन ये वाला जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये देखना होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर इन ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लेती हैं। ठीक है, इससे पहले भी सीरीज ऑफ जजमेंट्स आए हैं लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया है, लेकिन इस बार देखना होगा कि कितना पॉलिटिकल पार्टी सीरियसली लेते हैं। अर्लियर ऑर्डर क्या था कि हर कैंडिडेट को एफिडेविट तो देना ही होगा। ठीक है, ये तो आपने जब पढ़ाई होगा, मतलब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो एम लक्ष्मीकांत में भी ये भी पूरा बकायदा चैप्टर है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो एक ऐसी बुक है जिसमें वो शायद एक बेहतरीन बुक है, एक सिंगल ऐसी बुक है जिसमें आपको संविधान के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है। 1000 पेज की बुक है, खत्म हो जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको जरूर पढ़िए। हर किसी को अपने संविधान के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो हर कैंडिडेट को एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ठीक है, और जो क्रिमिनल केस है
उसके बारे में बताना पड़ेगा और अपनी फाइनेंशियल डिटेल जो है इस एफिडेविट में देनी होगी कि कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, कितना उसका खर्चा है। उसके बाद हर कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टी को लिखित में देना होगा कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पार्टी है, मतलब यही वाला जो ऑर्डर है, पार्टी है उसको बकायदा सोशल मीडिया, वेबसाइट, न्यूज़पेपर में ये बताना होगा। ये 2019 का जो ऑर्डर आया ना सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये सारी बातें हैं। तो अब ये कैंडिडेट को सब करना पड़ेगा। अब ये कैंडिडेट अगर करेगा, अगर लोगों को पता चल गया ये क्रिमिनल है, क्या लोग उसे वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। 90% वोट नहीं देंगे। भारत का कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल बहुत जबरदस्त है। कुछ भी करिए, बड़ी बड़ी पार्टी को भारतीय जनता ने हटा दिया। डेमोक्रेसी की यही ताकत होती है। लोग बहुत ही मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की यह ताकत है कि भारत की या किसी भी देश की आप कलेक्टिव कॉन्शियस को आप चैलेंज नहीं कर सकते। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को उनको पता है कि अगर कोई गलत करेगा हटा देंगे। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों दिक्कतें हो जाती है। कई जगह कई बार ऐसा देखा है कि ऐसे लोग जीत के आ जाते हैं, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और खैर छोड़िए आप खुद ही सर्च करिएगा। कई बार ऐसे लोग जीत के आ जाते हैं जिनके भयानक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सामने सामने मर्डर किया है, लेकिन उसके बावजूद लोग चुप रहते हैं। अब ये डर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। अब हम थोड़ा सा डेटा पे नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को पास किया क्यों? 2004 में आप देख सकते हैं जो 24% थे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। 2009 में ये 30% हुआ, ठीक है। 2019 में 43% हुआ। 2009 से 2019 तक 109% का इंक्रीज है। आप समझ रहे हैं? इतना ज्यादा, इतने लोग, इतने जो रिप्रेजेंटेटिव है जो चुन के आ रहे हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, 2004 में 24%, 2009 में 30%, 2014 में 34% और 2019 में 43%, ठीक है। अभी 539 जो कैंडिडेट चुन के आए हैं, उसमें से 233 एमपी के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है। इसमें से 29% तो ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के चार्जेस है, मर्डर के चार्जेस हैं। आप समझ रहे हैं? इसमें से चलिए मैं आंकड़े भी बता देता हूं, क्योंकि बीजेपी जो है उसको सबसे ज्यादा सीट मिली है, ठीक है, बहुमत में है। तो बीजेपी के पता है कितने कैंडिडेट हैं? बीजेपी के 116 एमपीज है, यानी कि 39%। अब कांग्रेस को क्योंकि सीटें कम मिली है, लेकिन वो भी कम नहीं है, कांग्रेस के 29 एमपीज है, यानी कि 57% कांग्रेस के। उसके बाद जेडीयू के भी हैं, जेडीयू के 81%, ठीक है। हालांकि जेडीयू को सीट बहुत कम मिली है, ठीक है, लेकिन जेडीयू के आई गेस 9 है, 9 नहीं 13 है जेडीयू के, सॉरी 13 है जेडीयू के, 81%, और डीएमके के 9, ठीक है। तो अगर आप टोटल करेंगे और भी यहां पे रिप्रेजेंटेटिव को मिला लेंगे तो टोटल 233 एमपी तक पहुंचते हैं, यानी कि 43%, 43% जो है, आधे लोग इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये तो अब मैं क्या बताऊं, ठीक है। और ये साइलेंट क्राइसिस है, क्योंकि होता क्या है, हम लोग बोलते रहते हैं सरकार डेवलप नहीं कर रही है। अब देखिए ये आपका ही, अगर आप ऐसे लोगों को चुन के भेजेंगे तो कहां से डेवलपमेंट होगा? अब इसमें वही मैंने बोला ना, वोट हर किसी को करना है और बहुत ही देख दाख के करना है। अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। 70% लोग गांव में हैं, और यहां पे जो दबदबा होता है, जो ये बाहुबली टाइप के होते हैं, ठीक है, पहले तो बहुत खतरनाक लेवल पे होता था ये, ठीक है, डरा धमका के वोट लिए जाते थे। 1980s में मैंने बताया ना, 1980s में बूथ कैप्चरिंग तक हो जाती थी। बिहार के पूरे इलेक्शन कैंसिल कर दिए थे, ठीक है। लालू प्रसाद यादव जब चुनाव जीते थे बकायदा 1984 में, वो पूरा कैंसिल कर दिया था, पूरी बूथ कैप्चरिंग हो गई थी वहां पे, तो भयानक फायरिंग हो जाती थी, ठीक है। जहां पे लोग वोट डालने, जो पोल्स पे वोट डालने जाते थे, गोलियां चल जाती थी, मर्डर हो जाते थे, मजाक चलता था। उसके बाद फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, टीएन सेचन की बायोग्राफी देखिएगा, सब टाइट कर दिया उन्होंने, ऐसी की तैसी, रुको अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये था। तो अगर हम बात करते हैं तो ये साइलेंट क्राइसिस है, ठीक है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि धीमे धीमे पॉलिटिक्स का डिटोरिएशन होता जा रहा है, पॉलिटिक्स का लेवल जो है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। 2004 से लेकर 2019 तक, अभी तक 16 साल में हम देख रहे हैं कि लगातार क्रिमिनल्स, अपराधियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, और ये नेक्सस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विदाउट पॉलिटिकल बैकिंग के नहीं चलता, समझ रहे हैं। माफिया राज जो है, माफियाओं का, ये जो बड़े बड़े माफिया, जो सबसे बड़े भू माफिया होते हैं, ये जो आप देखेंगे कि ये जो अपराधी होते हैं, ठीक है, ये जो नेता होते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ये क्या करते हैं, ये ज्यादातर इनके ऊपर जमीन के मामले बहुत होते हैं, क्योंकि जमीन को हथियाते हैं, ठीक है ना।
जो पहले था ना फ्यूडलिज्म, उसका मॉडर्न स्वरूप आप देख सकते हैं। जमीन को पूरा हथिया लेते हैं, रियल एस्टेट में इनका बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि पूरी बैकिंग होती है ना, हर किसी को पैसा जाता है। यहां पे पॉलिटिक्स, ये तो पॉलिटिशियन है ही, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी तो है ही, और इसी वजह से क्या होता है, गुंडे पनपते हैं, अपराधी पनपते हैं, ठीक है। गुंडों को यहां पे, क्योंकि इन लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, अपराधियों की। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में दिखाया है, सत्या मूवी देखिए आप, उसमें यही तो है ना कि एक बहुत बड़ा गैंग होता है, ठीक है, और उसके अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन होते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकल बैकिंग होती है कि करो, क्योंकि उनके वोट बैंक के लिए सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है, खूंखार अपराधियों का जन्म होता है। विकास दुबे एक देखिए जीता जागता एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये चीज, और ये साइलेंट क्राइसिस, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, हम लोग अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, और जब कुछ गलत होता है, फिर जब न्यूज पे आता है, तो फिर हम बोलते कि अरे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जिताओ ही नहीं, ना जीते ना वोट दो, अपने आप ये लोग बिल्कुल साइड हो जाएंगे। अच्छे लोगों को जिताओ, जो काबिल है उसको जिताओ। थोड़ा सा सर्च करो कि ये जो लड़का खड़ा हुआ है या जो इंसान खड़ा हुआ है उसका क्या बैकग्राउंड है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बिल्कुल हटा दो, इग्नोर कर दो, सिंपल है ये। अब इसे बैड गवर्नेंस होती है। भाई ये लोग अपने बारे में सोचेंगे, ये जनता के बारे में क्यों सोचेंगे। अपराधी कभी जनता के बारे में सोचता है क्या? अपराधी को तो जनता को परेशान करते हैं। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो एमएलए और एमपीज होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर कोई खास वो कार्रवाई नहीं करती है। इनको लगता है कि बढ़िया वोट बैंक जो है ये हमारा स्ट्रांग होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो 1951 में आया था, ठीक है, जो बकायदा इलेक्शन से ही डील करता है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट से डील करता है, उसमें सब चार्जेस के बारे में बताया गया है कि किस चार्जेस पे आप नहीं लड़ सकते चुनाव, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता है। यहां तक तो जेल में आप रहे तब भी चुनाव आप, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटिकल पूरा सपोर्ट है। उसके बाद दोस्तों जो एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब जो डिफेक्टिव एमपी एमएलए होते हैं, ये तो डेमोक्रेसी पे दाग है। आपने देखा होगा अक्सर कि सरकार को गिराने के लिए एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त होती है, इधर से उधर चले जाते हैं एमपी एमएलए, करोड़ों में ये एमपी एमएलए बिकते हैं कि हम उनकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाओ, सरकार गिरा दो। ये दोस्तों डेमोक्रेसी पे दाग इसलिए है क्योंकि जब जनता इन एमएलए को, इन एमपीज को चुनती है, तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पैसे के लिए ये दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। ऐसे तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, ठीक है। एक कोई अच्छी पार्टी है लेकिन दूसरी पार्टी बोल रही है, उसके इंटेंशन सही नहीं है कि आप इधर आ जाओ, ये एमपी एमएलए पैसे के लिए उधर चले जाएंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप नेता है, लीडर है, आपको देश को आगे ले जाना है। लेकिन अगर लीडर ऐसा हो, एमपी एमएलए ऐसे हो, तो फिर क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। आप समझ रहे हैं। उसके बाद इनके पास जो मनी पावर होती है, मसल पावर होती है, उससे भी हम ये देखते हैं। फिर बहुत सारे दोस्तों और भी इसके रीजंस हैं, ठीक है। जैसे कई बार ब्राइबरी आप देखते हैं कि ब्राइब्स दे देते हैं लोग, ठीक है, शराब बांट दी, पैसे बांट दिए, तो वोटर्स बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इफेक्ट मैंने आपको बताई दिया, इसका इंपैक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये हमारे एथिक्स के ही खिलाफ है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है हमारा, उसके ही खिलाफ ये जाता है कि अगर आप अपराधियों को टिकट दे रहे तो कैसे चलेगा। वोटर्स के पास चॉइस ही नहीं होगी। सारे अगर जितने भी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सबके सब अगर उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा चल रहा है, तो क्या चॉइस है वोटर के पास? गुड गवर्नेंस तो होगी नहीं, ठीक है। फिर यहां पे सोशल सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट है, जो आईएएस आईपीएस है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता है ना, फालतू का प्रेशर है, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा कैंडिडेट इनको सही एडवाइस देगा, सही सही यहां पे, क्योंकि जो पॉलिसी बनाती है वो तो सरकार बनाती है ना, लेकिन सरकार में अगर ऐसे लोग होंगे तो फिर नहीं चल पाएगा। जो आईएएस और आईपीएस हैं उनको सब इंप्लीमेंट करना होता है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आईएएस आईपीएस के ऊपर होती है, मतलब आईएएस के ऊपर होती है। आईपीएस लॉ एंड ऑर्डर देखता है, ठीक है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर देखती है। तो अगर ऐसा होगा तो पब्लिक सर्वेंट्स के भी ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है, और उनकी भी इंटीग्रिटी खतरे में आएगी, और सोशल डिसहार्मनी तो है ही, समझ रहे हैं। तो इसके हम क्या सॉल्यूशंस है? इसके सॉल्यूशंस दोस्तों ये है कि देखिए, महात्मा गांधी ने बोला था कि हमको प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है, ठीक है। सबसे पहले पब्लिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे जब पब्लिक जागरूक हो जाएगी, पब्लिक पूरी अवेयर हो जाएगी, और पार्टीज के ऊपर ये दबाव बनाएगी कि आप ऐसे किसी भी लोग को टिकट मत दो जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो अपने आप पार्टी बंद कर देगी। फिर पॉलिटिकल पार्टीज की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को टिकट ना दे। इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। फंडिंग की भी एक दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। फंडिंग तो मैं बताना ही भूल गया, ठीक है। देखिए, अभी तो फंडिंग कौन फंड कर रहा है ये भी पता नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग की पैसा, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा तो मिलता नहीं, वो तो चंदे पे चलेंगी, डोनेशन पे चलेंगी, फंड्स पे चलेंगी।
तो अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ गया, उसमें तो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और घट गई है। अब तो पता भी नहीं चलेगा किसने पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया। तो फंडिंग की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इलेक्शन कमीशन को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं और स्टेट फंडिंग, जो इलेक्शन में जो फंडिंग हो रही है ना, उस पर भी नजर रख सकते हैं। तो ये कुछ सोल्यूशंस हैं ताकि हम पॉलिटिक्स में अपराधीकरण को बढ़ने ना दें, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये आर्टिकल था द हिंदू का, मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने सोचा आपको ये जरूर आपके साथ डिस्कस करूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।